तो हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व या बेसिक डिटर्मिनेंट्स या मूलभूत निर्धारक तत्व क्या हैं। तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स या मूलभूत निर्धारक तत्वों में पिछले लेक्चर में हमने ऐतिहासिक या हिस्टोरिक, जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक, और तीसरा इकोनॉमिक या आर्थिक निर्धारक तत्वों को या बेसिक डिटर्मिनेंट्स को देख लिया था। अब हम चौथे तत्व की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत निर्धारक तत्व है और शायद बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। वो है डोमेस्टिक या घरेलू निर्धारक तत्व। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक डेमोक्रेसी है और वहाँ लोकतंत्र में जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो किसी भी ये तय करता है कि कोई भी सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी। तो जनमत है उसको निर्माण करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो विदेश नीति पर प्रभाव डालती हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखें, इसमें दो तरीके की बाइनरी कभी क्रिएट की जाती है। अगर आप ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल स्टेट्स को या रिजीम्स को देखें तो वो दे हार्डली इफेक्टेड बाय देयर पब्लिक ओपिनियन। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता खुद की क्या सोचती है फॉरेन पॉलिसी के बारे में। लेकिन जो डेमोक्रेसीज हैं, वो डेमोक्रेसी के जो राज्य हैं, लोकतांत्रिक राज्य हैं, उनको ये जानना जरूरी होता है कि उनके किसी भी विदेश नीति के पॉलिसी में जनता का सहयोग किस हद तक उनके पास है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के जो जनमत है, भारत के जो घरेलू नीति निर्माण की जो संस्थाएं हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो उसके इंटेलेक्चुअल हैं, जो उसके टॉप एलिट्स हैं, जो विशिष्ट अभिजन हैं, वो क्या सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उनका किसी पॉलिसी के बारे में क्या विचार है, ये जानना सदैव बहुत जरूरी होता है। तो घरेलू निर्धारक तत्वों में जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो मैं बात करूंगा, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, तो वो है जनमत या पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या है? सिंपल सी बात है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और मत। पब्लिक का ओपिनियन जो है, तो पब्लिक का ओपिनियन किस रूप में सामने आता है और दूसरे पब्लिक के ओपिनियन को मोल्ड करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन को शेप देने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, किन चीजों से पब्लिक ओपिनियन बनता है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं मीडिया से बनता है। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि राजनीतिक दल हैं, वो भी जनमत बनाने में योगदान करती हैं। और स्वतंत्र संस्थाएं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो सरकार से स्वतंत्र हैं, जो आप जैसे कह सकते हैं ऑटोनॉमस, स्वायत्त या स्वतंत्र संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, ये भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करती हैं। अब इन चीजों से किस प्रकार से विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है, आप देख सकते हैं कि कई बार राष्ट्र की विदेश नीति में जो कमी होती है या राष्ट्र की विदेश नीति में जो इम्परेटिव्स होते हैं, जो बाध्यताएं होती हैं, उनको पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करता है, पब्लिक ओपिनियन उनको चेंज करने की कोशिश करता है। हम देख सकते हैं जैसे कई बार टेररिस्ट स्ट्राइक जो भारत में होती हैं, टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं भारत में, तो उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है, जिसको कि हम लोग समझते हैं कि इसकी वजह से टेररिस्ट अटैक हुआ है। जैसे पाकिस्तान को हम मानते हैं कि एक्यूज करते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसके विरुद्ध, उस टेररिस्ट अटैक के विरुद्ध, चाहे वो मुंबई हमला रहा हो, चाहे उड़ी का हमला रहा हो या सीआरपीएफ के जवानों पर जो हमला रहा हो पुलवामा में, वो उन सारे में आप एक चीज पाएंगे कि पब्लिक ओपिनियन बहुत ही अगेंस्ट था, कार्रवाई करने के समर्थन में था कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई करें। तो
कई बार सरकारें जो है उस पब्लिक ओपिनियन को डिनाई नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मीडिया उसका रोल प्ले करता है, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करती हैं, और जो स्वतंत्र नियामक संस्थाएं जैसे फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और भी थिंक टैंक्स हैं, इसमें थिंक टैंक्स भी आ सकती हैं। थिंक टैंक्स क्या होते हैं? जो विचार करने के लिए बनाई जाती है जो संस्थाएं, जैसे फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो बड़ी थिंक टैंक्स हैं वो सलाह देती हैं सरकार को, और उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो उसकी वजह से एक पब्लिक ओपिनियन बनने की संभावना बन जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी पे क्या पब्लिक ओपिनियन है। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक तत्व है, एलिमेंट है, और जो फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करता है, वो है भारत का पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि राजनीतिक तथा नौकरशाही ढांचा। तो जो भारत का सिस्टम एलीट है, जो सिस्टम में एलीट है, वो जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है या बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो इस बात को तय करते हैं कि किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को संचालित किया जाए। और जाहिर सी बात है कि ये देश के अंदर की बात है, डोमेस्टिक, इसीलिए आप इसको डोमेस्टिक निर्धारक तत्वों में पढ़ रहे हैं। तो भारत का जो पॉलिटिकल एपरेटस है और जो भारत का ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस है, ये मिलकर के काम करता है किसी भी एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, या किसी भी फॉरेन पॉलिसी को एक फॉर्मुलेट करने के लिए। जहाँ तक नौकरशाही ढांचे की बात है, इसमें मुख्य रूप से जो भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि भारत के जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज में और सेवाओं से जाते हैं और राजदूत का काम करते हैं, एम्बेसडर का काम करते हैं, वो लोग, और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी विचारधाराएं, ये दोनों मिलकर के एक ढांचा तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे कि फॉरेन पॉलिसी निर्धारित की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी एक घरेलू सिस्टम है, इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण होता है। सी, एलिट्स या अभिजन जो हैं, जो, या जिसे कह सकते हैं, ज़्यादातर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, जो इकोनॉमिक एलीट है, यानी कि फिनेंशियल एलीट। फिनेंशियल एलीट क्या है, या वित्तीय अभिजन क्या है? इनको वित्तीय अभिजन कहा जाना चाहिए। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हो गए, एमएनसी हो गई, जैसे मान लीजिए आप भारत का एग्जांपल लेते हैं, तो भारत की जो बड़ी एमएनसीज हैं, भारत की जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे देशों में भी उनकी कंपनियां रहें, दूसरे देशों में उनके साथ जो है वो व्यापार किया जाए। तो ये इस सारी चीज़ों से देखने से ये लगता है कि जो फिनेंशियल एलीट हैं वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव डालते होंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि टाटा जो है अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, या रिलायंस अपना एक्सपेंशन करना चाहता है बांग्लादेश में, तो भारत की सरकार को ये जरूरी है कि बांग्लादेश से इतने कॉर्डियल संबंध तो बना के रखे कि वहाँ पे हमारी कंपनी खोल ले। लेकिन मान लीजिए कि किसी देश से हमारे संबंध बहुत खराब हैं, तो इस कंपनी का एक्सपेंशन भी उस देश में नहीं होगा, उस कंपनी की ब्रांच उस देश में नहीं खुल सकती। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत का जो कॉरपोरेट हाउस है, बड़े बड़े घराने, एमएनसी के घराने हैं, ये सब इस पर प्रभाव डालते हैं। और डी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की आर्थिक आवश्यकताएं, यानी कि इकोनॉमिक नीड्स या नेसेसिटीज। देखिए ये क्या है, आप ये समझते हैं इस बात को कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, लगभग 40 करोड़ लोग एस्टिमेट किए जाते हैं, और उस भारत के सामने बाध्यता है कि उसका जो है उसको किस तरीके से पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए, उन लोगों का जीवन स्तर में सुधार के लिए वो क्या प्रयास किया जा सकता है। तो भारत अकेले काम नहीं कर सकता, तो भारत को दूसरे देशों से भी मदद की आवश्यकता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में महंगाई एक बहुत बड़ा इश्यू है, और महंगाई जो है वो ऑयल से सीधे सीधे रिलेटेड है, पेट्रोल और डीजल से। तो भारत को ये हमेशा उसकी फॉरेन पॉलिसी का इम्परेटिव बन जाता है कि उसकी घरेलू आर्थिक आवश्यकता, यहाँ पे कहना चाहिए घरेलू आर्थिक आवश्यकता। हमने इससे पहले एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट अलग से पढ़ा है, तो एक डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, जैसे
ऑयल का दाम कम होना चाहिए ताकि भारत में महंगाई ना बढ़े। ऐसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, फल है, सब्जियां हैं, इनका दाम जो है आवश्यकता से अधिक ना बढ़े। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भारत किस तरह से अपनी विशाल पॉपुलेशन को, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और इसी दर से अगर बढ़ती रही तो बहुत जल्दी नंबर 1 भी हो जाएगी। तो उस बड़ी पॉपुलेशन को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, उसकी आवश्यकता किस प्रकार से पूरी करनी है और इसके साथ साथ उनके जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार करना है, ये हमारा इम्परेटिव है। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी देश को की फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जनमत तैयार करती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज करने की कोशिश करती हैं कई बार। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो केंद्र के कोलिशन में जब डीएमके और एआईडीएमके, तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं दोनों ही, वो कोलिशन में थी सेंटर में, तो हमेशा वो श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश करती थी ताकि लिट्टी की समस्या का समाधान किया जा सके। तो चूंकि उनकी एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल जो थी वो तमिल वोट था, क्योंकि तमिलनाडु की पार्टियां थी, तो वो भारत की सरकार पर भी दबाव डालती थी कि भारत श्रीलंका के पर इस तरीके से दबाव डाले कि वहां पर जो तमिल समस्या है, जो उसके जाफना क्षेत्र में तमिल समस्या है, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सके या उसको किस तरीके से तमिलों के हित में सेटल किया जा सके। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक फैक्टर्स में आती है। अब लास्ट हम फैक्टर पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेटेजिक। जो डिटर्मिनेंट्स है, बेसिक डिटर्मिनेंट्स है, लास्ट वो है स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक। तो पहली बात आप इस शब्द का मतलब समझिए। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि जो देश जिस देश की कोई एम्बिशन होती है या कोई महत्वाकांक्षा होती है या कुछ आवश्यकता होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो एक्ट करता है, जो कार्य करता है और जो नीति बनाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजी। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर पहुंचना है, तो आप वहां पहुंचने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, अवरोध हैं, तो आप रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, तो इसे रणनीति कहा जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर आपको पहुंचना है। उसके लिए आप कौन सी नीति अपनाएंगे, कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिक चीजों में आ जाती है। तो भारत के रणनीतिक हित क्या है, भारत क्या चाहता है, तो ये दो चीजों से होता है। एक तो है सुरक्षा और दूसरा है शक्ति, और दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले तो सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और दूसरा है पावर हासिल करना ताकि वो अपने हितों को पूरा कर सके। तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो भारत की ऐसी कौन सी रणनीतिक इच्छाएं हैं या रणनीतिक एम्बिशंस हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करती हैं? तो उसमें सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि भारत एक फ्री एंड फेयर इंडियन ओशन को चाहता है, यानी कि वहां पर बिना कोई दबाव के या धमकी के भारत आवागमन कर सके। पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई गई थी कि भारत के सामने इंडियन ओशन कितना बड़ा महत्व रखता है। इंडियन ओशन जो है वो मलक्का स्ट्रेट से सीधे सीधे साउथ चाइना सी तक जुड़ता है। तो इंडियन ओशन जो है बेहद महत्वपूर्ण एंटिटी है। इस इंडियन ओशन में अगर कभी आवागमन रुकता है तो भारत का मिडिल ईस्ट से भी संपर्क कटेगा और भारत का पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी से भी संपर्क कट सकता है। और दोनों ही देशों से भारत के आर्थिक हित हैं, इधर से भी हैं क्योंकि यहाँ से ऑयल यहीं से आता है और यहाँ से हम बहुत सारे सामानों का आयात और निर्यात करते हैं। साउथ चाइना सी के बाहर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है और बाकी कंट्रीज हैं। तो इन देशों की वजह से भारत का हमेशा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा एक पहला इंपरेटिव रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये पहला इंपरेटिव रहा है। और दूसरा ये इंपरेटिव रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो उसको उसका प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, उसको जो वो प्लेस डिजर्व करता है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए भारत अपनी मिलिट्री और आर्थिक शक्ति को, अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तियों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। उसका कारण यह है कि एशिया में भारत एक शांत और स्थिर यानी कि पीसफुल एंड स्टेबल
एशिया का निर्माण करना चाहता है। वो कब पॉसिबल है? जब भारत ताकतवर हो सकता है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर भारत ताकतवर नहीं है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है हमेशा झुका रहेगा चीन की तरफ, क्योंकि दूसरे नंबर की जो शक्ति है वो एशिया में वो चीन ही है। तो अगर भारत अपने शक्ति के कार्यकलाप को, या शक्ति की महत्वाकांक्षा को छोड़ दे, तो इसका नतीजा केवल एशिया में नहीं होगा, एशिया की शांति भंग नहीं होगी, बल्कि इससे पूरे वर्ल्ड की शांति भंग हो सकती है। तो इसलिए भारत को जरूरी है कि वो स्टेबल और पीसफुल एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। एक मैरीटाइम सिक्योरिटी है, दूसरा वो शांत और स्थिर एशिया चाहता है, पीसफुल और स्टेबल एशिया चाहता है, और इसके लिए वो दो फ्रंट पर काम करता है, सैन्य शक्ति मिलिट्री और आर्थिक। मिलिट्री और इकोनॉमिक शक्तियों पर वो हासिल करना चाहता है। और तीसरी बात है कि भारत अपना जो स्थान है, प्रॉपर प्लेस है, यानी कि जैसे भारत ये कहता है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं यूएन की, या भारत जो है वो दुनिया की 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो बनना चाहता है भारत, या भारत अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहता है। तो भारत जो कि दुनिया का, विश्व का विशालतम लोकतंत्र है, तो उसका जो प्लेस होना चाहिए, उसका जो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, वो डिजर्व करता है प्रॉपर प्लेस, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और हर तरीके से वो उसको मिलना चाहिए। यानी कि वो वैश्विक राजनीति में एक सकारात्मक भूमिका निभाने का पक्षधर है। तो ये सारी चीजें भारत की रणनीतिक बाध्यताओं में शामिल हैं। तो ये चैप्टर कि भारत के विदेश नीति के बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। अब आप देखें, ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये चीजें जो है भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती हैं। जैसे आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें और उसके बाहर इंडियन ओशन में देखें, तो चाइना क्या करता है? चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम करता है। उसने यहाँ हवन टोटा बंदरगाह का निर्माण किया श्रीलंका में, फिर वो ग्वादर का निर्माण करता है पाकिस्तान में। तो भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब भारत का इंपरेटिव क्या है कि वो साउथ चाइना सी से और इंडियन ओशन में जो है आवागमन निर्बाध रूप से करे। तो भारत को इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो मणिबंध है, देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे पाकिस्तान है, भारत को घेरने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है। तो अब भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? भारत को इसका जवाब देना है जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और भारत का एक ग्रुप बना करके। आप हमें घेरेंगे तो हम भी आपको उसी तरीके से काउंटर करेंगे। कारण क्या है कि भारत इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, इंडिया इससे इग्नोरेंट नहीं है कि अगर इस क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर हटता है तो चीन अपनी मनमानी कर सकता है, और चीन का इतिहास रहा है मनमानी करने का। तो पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे एशिया की और विश्व की स्थिरता की कुंजी भारत के हाथों में है। तो भारत अपना प्लेस भी चाहता है, अपनी शक्ति भी चाहता है, और इसके साथ साथ वैश्विक शांति या सुरक्षा के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है। तो जब हम ये कहेंगे कि भारत को वियतनाम से संबंध अच्छे करने हैं, साउथ कोरिया से अच्छे करने हैं, जापान से अच्छे करने हैं, तो इसका मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी में वो चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब भारत की ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है एक स्थिर एशिया के निर्माण की, ये फॉरेन पॉलिसी में आकर के क्रिस्टलाइज होती है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि भारत का जो रणनीतिक एम्बिशन है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में चेंज होती हैं, क्रिस्टलाइज होती हैं।